हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए हम लोग अब आज का जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करते हैं जो आपके बोर्ड में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जो पीवाईक्यू है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की बात करते कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको मैं एक बार सिलेबस अगर मैं बता दूं तो आपको सिलेबस याद होगा। ये सिलेबस को आपको माइंड में रख के चलना होगा कि कौन सा आपका टॉपिक जो है और कौन सा चैप्टर जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उस पर ज्यादा फोकस करना होगा। ऐसा नहीं कि भाई जिसमें मार्क्स आएगा ही नहीं उसमें मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूं और जिसके वजह से आपको ज्यादा टाइम उसमें लग जाएगा और जिसमें मार्क्स आने वाला है उसमें हम टाइम दे ही नहीं रहे। तो आपको याद रखना होगा कि जिसमें आपका मार्क्स ज्यादा आएगा, मार्क्स जिसमें एक्वायर आप ज्यादा कर सकते हो, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग चैप्टर है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रिफर्ड करो, ताकि ऐसा ना हो कि किसी और चैप्टर की वजह से ये चैप्टर भी बर्बाद हो जाए। ठीक है, और आपके साथ तो मैं हूं। जितने भी आपके पास एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे कि सीबीएसई बोर्ड ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जो भी पीवाईक्यू होंगे, ठीक है, और जो बच्चे अभी प्री बोर्ड का भी तैयारी कर रहे हैं, प्री बोर्ड में भी जो क्वेश्चंस आएंगे उस तरह का सारे क्वेश्चंस होंगे। तो नो डाउट आप लोग को कोई डाउट नहीं रखना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे की स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, इन अ एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक latex sphere are spread into the chamber become a charge with charge plus 3 electrons plus 5 electrons and 3 electrons respectively. All the 3 sphere come in contact simultaneously for a moment are got separated which on the following possible value of the final charge on the sphere. कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास मान लीजिए कि ये चैम्बर टाइप का है, ध्यान देंगे बच्चे। अगर मान लीजिए कि इसमें आपका एक बहुत बड़ा चैम्बर है, ठीक है, और पहले से बॉल था, बॉल स्फीयर। अब वो स्फीयर को क्या किया गया है कि वो 3 स्फीयर है और 3 स्फीयर के पास पहले से चार्ज था। एक के पास था +3 इलेक्ट्रॉन, एक के पास था +5 इलेक्ट्रॉन और एक के पास था 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसको क्या किया गया है कि इस चैम्बर में थ्रो किया गया है। ठीक है, स्प्रेड कर दिया गया, मान लीजिए उसमें डाल दिया गया और डालने के बाद एक दूसरे के बीच मूवमेंट हुआ। अगर मान लीजिए एक स्फीयर ये था, एक स्फीयर ये था और ये स्फीयर ये था। अब उसके बाद क्या किया गया कि एक दूसरे से कांटेक्ट किया, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट तो करेगा ही। अब बाद में बोल रहा है कि अगर अब तीनों स्फीयर को मैं अगर अलग अलग कर दूं तो इसके पास चार्ज कितने होंगे। तो बच्चों एक चीज मैं बता दे रहा हूं, अगर आइडेंटिकल बॉडी होता, आइडेंटिकल, अगर हम आइडेंटिकल बॉडी की बात करता हूं, ठीक है, अगर हम आइडेंटिकल बॉडी की बात करते हैं, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल अगर बॉडी की मैं बात करूं, आइडेंटिकल बॉडी के लिए, तो उसमें क्या होता है ना कि इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इक्वल चार्ज कहने का मतलब क्या है, अगर आपके पास यहां पे ये बॉडी आइडेंटिकल, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके पास एक बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर जब दोनों को अगर मैं टच कराऊंगा और दोनों बॉडी आइडेंटिकल है तो इसमें क्या होगा कि टोटल चार्ज का हाफ हाफ हो जाएगा जब हम इसको सेपरेट करेंगे। तो टोटल चार्ज कितना है भाई साहब, 6 इलेक्ट्रॉन है और बाय 2 करेंगे तो लास्ट में पता चलेगा कि दोनों में जो चार्ज हो गया वो 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी दोनों में चार्ज कितने हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। लेकिन कब ऐसा पॉसिबल है बच्चा, कब ऐसा पॉसिबल है, तो याद रखिएगा जब दोनों बॉडी आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि वो जो बॉडी है उसका मटेरियल जो है सेम मटेरियल का होता है। ठीक है, वो बॉडी को सेम मीडियम में रखा गया है और वो बॉडी का रेडियस सेम है, शेप सेम है, साइज सेम है। इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिकल बॉडी। अब बात यहाँ पे, ये क्वेश्चंस यहाँ पे कोई डिसाइड नहीं किया है कि ये बॉडी आइडेंटिकल है, क्या इसमें बोला है, क्या नहीं बोला है, और ये भी नहीं बताया है कि अगर ये स्फीयर है तो इसके पास रेडियस भी दिया हुआ नहीं है। नहीं तो रेडियस दिया हुआ था तो हम लोग फॉर्मूला लगा कर बना लेते। वो कौन सा फॉर्मूला, तो याद रखेंगे पोटेंशियल वाला फॉर्मूला, एक पोटेंशियल का फॉर्मूला आता, उसके हिसाब से हम इसको बना सकते थे। लेकिन अब बात यहाँ पे है
कि इसमें कोई स्फीयर के ये नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अच्छा इसमें टोटल इनिशियल चार्ज कितना था। तो आपको दिख रहा है कि भाई ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स है और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर मैं टोटल चार्ज को जोड़ू इनिशियल में, अगर इनिशियल कंडीशन में इनिशियल में टोटल चार्ज अगर मैं जोड़ू बच्चा, टोटल चार्ज के अगर मैं ऐड करता हूं तो ऐड करने के बाद यहां पे आता है 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितना हो जाता है भाई साहब, तो आपके पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन, यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है इनिशियल में। तो आपको पता है ना कि चार्ज ओनली ट्रांसफेरेबल, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी अगर चार्ज क्रिएट किया नहीं जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। जितना इनिशियल में चार्ज है उतना ही इसका फाइनल में भी चार्ज होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे, यहाँ पे कोई शेप नहीं दिया हुआ है, साइज नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट हम बात करेंगे ऑप्शन से। अब ये देखेंगे कि ये तीनों चार्ज को जोड़ के देखेंगे कि क्या इसमें 11 आ रहा है। इसमें देखिए इसमें कितना आ रहा है 5 5 10, 10 में से -4 घटा दीजिएगा, टोटल को जोड़ेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसके पास देखिए तो 6 और 6 12, और में से 7 घटा दीजिएगा तो इसमें कितना आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। अब इसकी बात करते हैं भाई साहब, 4 इलेक्ट्रॉन 3.5 इलेक्ट्रॉन, और ये आप ध्यान दीजिएगा 4 और 5 4 9 9 और 10 10 और 3 कितना हो जाएगा 10 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें आते हैं 7 और 5 12, 12 में से अगर मैं -8 को घटाता हूं तो 12 में से 8 कितना हो जाएगा, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। आप यहां पे देखिए तो क्या 11 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या 11 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब है बच्चा कि इसमें आपका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, एक भी ऑप्शन इसमें नहीं है। तो आपके पास हमको ये लग रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ है ना, ध्यान देंगे ये वाला -3 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये -3 इलेक्ट्रॉन्स है। क्वेश्चन से मिस्टेक हो सकता है क्योंकि पीवाईक्यू में आया है, पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे -3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। इसीलिए अगर हम इसको जोड़ेंगे तो -3 इलेक्ट्रॉन्स अगर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपका ऑप्शन इसमें से आएगा ऑप्शन नंबर 2 आएगा, याद रखेंगे। यहाँ पे -3 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मुझे याद है कि ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या बोल रहा है, फिगर शो वेरिएशन ऑफ कूलम्ब्स फोर्स, यानी ये फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज विथ 1/r²। ठीक है, और ये जो आपका ग्राफ दिया हुआ है ये 1/r² का ग्राफ दिया हुआ है, r being the separation between the two charge q1, q2 and q2, q3. if q2 is positive and least in magnitude, यानी q2 जो है ना, ध्यान दीजिए q2 जो है ना, q2 वो बहुत छोटा है सबसे, यानी सारे चार्ज यानी q2 और q3 से क्या है भाई साहब, छोटा है। कौन है, q2। यहां पे बोला हुआ देन मैग्नीट्यूड ऑफ q1 एंड q2 आर q3 आर सच दैट, ये बोल रहा है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब बात यहां पे करते हैं एकदम सिंपल तरीके से, ध्यान दीजिएगा, हम 2 मेथड आप लोग को बता दे रहे हैं यहाँ पे। पहला मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मेथड की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट मेथड की अगर बात करते हैं, देखेंगे बच्चे यहाँ पे आपको पता है स्लोप के बारे में। आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ये θ1 बोल दूं तो ये वाला θ2 होगा, और ये θ2 इधर से एंगल हो रहा है और ये ऐसे एंगल हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो θ1 है इज ग्रेटर देन θ2, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे θ2 निगेटिव में है, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि tan θ1 इज ग्रेटर देन -tan θ2, क्योंकि ये स्लोप इस तरह से हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां पे इक्वेशन के हिसाब से चलो तो y का वैल्यू क्या होता है, mx प्लस सी। क्या होता है, y इक्वल टू होता है बच्चा mx प्लस सी। क्या आपको इसमें दिख रहा है क्या, ये फोर्स आपका y में है और ये 1/r² इस तरह से दिख रहा है।
ठीक है, ये क्या दिख रहा है, यानी 1/r² इस तरह से आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते बच्चा यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं कि ये एम क्या है, तो एम आपके पास स्लोप होता है, ये क्या है, स्लोप है। लेकिन क्या कोई जो दोनों लाइन दिख रहा है, क्या इसमें इंटरसेप्ट पॉइंट है, नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स, क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स लिख सकते हैं। अब देखिएगा एम आपके पास क्या होता है, एम आपका स्लोप है, एम आपका स्लोप है। तो अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो एफ जो है ना, एफ इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, यानी tan θ1 इंटू एक्स, ये मैं बोल सकता हूं, tan θ1 इंटू एक्स बोल सकता हूं। ये हो गया F1। अगर मैं F2 की बात करूंगा तो यहां पे हो जाएगा माइनस tan θ2 इंटू एक्स बोल दू ऐसे। भाई साहब बोलो, लिख सकते हैं ना, यस या नो, लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पे क्या करना है, अब आपको इसमें ये काम करना है कि ये हो गया। अब ये काम करना है कि फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, तो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, मैं इसके लिए लेके चल रहा हूं, इसके लिए। तो ये तो K कांस्टेंट है, तो आप ध्यान दीजिएगा, तो F1 जो होगा ना यहाँ पे, F1 कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बाई इंटू 1/r², हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए कांस्टेंट K है, तो अब ध्यान दीजिएगा, जो स्लोप होता है ना, स्लोप भी वेरी करता है। तो स्लोप किस पे वेरी करेगा, इसके चार्ज के वजह से वेरी करेगा। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा तो उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है, तो उसका स्लोप भी वेरी करेगा। तो मैं ये बोल दूंगा कि भाई साहब ये जो है ना, ये एम है, ये जो है ना, ये क्या है भाई, ये एम है, और ये जो है ना, ये क्या है, एक्स है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि tan θ1 के पास क्या लिखाएगा, tan θ1 के पास हो जाएगा Q1 Q2 टू 1/x², ये बन 1/r² लिख लेंगे इस तरह से, ये आपका x हो जाएगा। और tan θ2 के लिए ये हो जाएगा। तो यहां पे ये स्लोप के लिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan θ2 के लिए, यानी Q2 इंटू Q3 बाई 1/r²। मैं ऐसा काम कर सकता हूं। अब देखेंगे बच्चों कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूंगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये तो निगेटिव में है, ये निगेटिव में है, तो निगेटिव और tan θ2 भी छोटा है, यानी स्लोप छोटा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो F1 है इज ग्रेटर देन F2 है, सिंपल, F1 इज ग्रेटर देन F2 है। तो यहां पे ये वैल्यू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे F1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू कांस्टेंट छोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Q1 Q2 बाई r² ग्रेटर देन Q2 Q3 बाई r²। दोनों साइड में आप इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, Q2 कैंसल आउट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है कि जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो Q1 है वो ग्रेटर देन है Q3 का, जो Q1 है वो क्या बच्चा, ग्रेटर देन है Q3 का, इस तरह से, यानी Q1 बड़ा है Q3 से, हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, तो Q1 तो सबसे बड़ा है, तो ऐसे मैं लिख सकता हूं क्या कि Q1 इज ग्रेटर देन Q3 और Q2 क्या सबसे छोटा है, तो ये हो जाएगा Q2। तो अब बताइए इसमें ऑप्शन कौन है बच्चा, इसमें आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। अब एक सेकंड मेथड में लेके आता हूं आप लोग के लिए। सेकंड मेथड में ध्यान दीजिएगा, वो होता है वेक्टर। वेक्टर के थ्रू हम बात करते हैं। देखिए वेक्टर के थ्रू कैसे होगा ना, अगर मैं इसको यहां पे ऐसे मिला दूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको यहां पे मिला दूं, एक हम लोग फिगर बना ही लेते हैं, ये ऐसे है Q2 Q1 और यहां पे क्या है Q2 Q3 है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं कि यहाँ पे F है और यहाँ पे F है और ये है 1/r²। बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं इसको अगर यहाँ पे मिलाने का कोशिश करूं
तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे वेक्टर का जो डायरेक्शन है ना, ये वाला, मतलब इसका लेंथ इतना ज्यादा है, इसका लेंथ इतना बड़ा है। अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे, तो इसका लेंथ क्या है भाई साहब, छोटा है। इसका लेंथ क्या है, छोटा है। आपको एक नोटिस करोगे कि इस, ये जो नीचे जो फोर्स लग रहा होगा ना, ये जो नीचे जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स आपका निगेटिव है। अच्छा, फोर्स निगेटिव कब होता है, यानी जो फोर्स है ना वो जीरो से छोटा कब होता है, जब दोनों अनलाइक चार्ज होगा। अनलाइक चार्ज होते हैं। अनलाइक चार्ज का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव होंगे और एक निगेटिव होंगे, और ये जब पॉजिटिव और एक निगेटिव होंगे तो उस समय अट्रैक्शन होगा। तो आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं, इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, नीचे की ओर अट्रैक्शन लग रहा होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर एफ जीरो से बड़ा है, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पे लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज कहने का मतलब है कि दोनों पॉजिटिव हो सकता है या फिर दोनों निगेटिव हो सकता है, यही हो सकता है। अगर मान लीजिए एक और नॉलेज आप ले सकते हो, अगर कोई बोलेगा बच्चा अगर Q2 पॉजिटिव है तो Q1 को भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि इसका पॉजिटिव फोर्स का डायरेक्शन है। तो Q2 अगर पॉजिटिव है तो Q1 को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, लेकिन Q3 को क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अगर Q2 निगेटिव है तो Q1 को क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो बताना Q3 क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि अगर यहां से देखेंगे, अगर मैं इसको F1 डिनोट करता हूं, अगर मैं इसको F2 डिनोट करूं ऐसे, ठीक है, ये फोर्स हो रहा है भाई, ये अगर मैं इसका डिस्टेंस को यहां दोनों के लिए कांस्टेंट मान के चलता हूं, ये वाला 1/r², ये कांस्टेंट होगा यहां से यहां तक, दोनों का लेंथ ले लिया। अब बात कीजिएगा यहाँ पे, क्या बात करना भाई साहब, अगर F1 का लेंथ जो देखेंगे ना, आपको पता है ना कि जिस वेक्टर का लेंथ बड़ा होता है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, यानी उस वेक्टर का लेंथ डिफाइन करता है उसका मैग्नीट्यूड को। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि F1 जो है ना वो ग्रेटर देन किससे है, F2 से। सिंपल बात है। F1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई r² इज ग्रेटर देन K Q2 Q3 बाई r², यानी इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएंगे, ये कटेंगे, ये कटेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 इज ग्रेटर देन Q3। इस तरह से देखिए आपका यही आंसर आ गया, यानी हम कह सकते हैं Q1 इज ग्रेटर देन Q3, इस तरह से ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप जिस नियम से अगर आप बच्चे बनाना चाहते हैं, जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं, आप उस तरीके से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना बच्चा, बार बार मैं बोल रहा हूं ना, आपको ऐसा ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा, इस तरह से क्वेश्चंस कराऊंगा, आप हर एक लेक्चर को देखना। मैं पक्का बोल रहा हूं ना, आपको न्यूमेरिकल्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको दिक्कत ही नहीं होगा, मैं ये गारंटी देता हूं अपने तरफ से। और अच्छे तरीके से बताऊंगा, अच्छे ट्रिक में बताऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए यूजफुल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा, ये अब आप लोग को बनाना है, और जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, आप इसमें हमको बताएंगे कि या ऑप्शन ए होगा, या ऑप्शन बी होगा, ये ऑप्शन सी होगा। ये मैं आप लोग पे छोड़ दे रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपको बनाना है, नहीं बनेगा मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन के बारे में आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको नहीं देंगे, फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है इस चीज को समझेंगे। अ वायर ऑफ लेंथ एल, यानी एक एल लेंथ का ये वायर है बच्चा, इस तरह से एल लेंथ का वायर है। अब बोल रहे हैं इज बेंट इनटू द सेमी सर्कुलर आर्क इफ द टू इक्वल हाफ, ठीक है, दो इक्वल हाफ में इसको बांट दिया गया, दो इक्वल हाफ में बांट दिया गया है। ठीक है, टू इक्वल हाफ ऑफ द आर्क वेयर ईच टू बी यूनिफॉर्म चार्ज, कह रहा है कि ये जो हाफ है इधर भी यूनिफॉर्म चार्ज है और इधर भी यूनिफॉर्म चार्ज है, इधर अगर क्यू चार्ज है तो इधर भी आपका क्यू चार्ज है, ये बोल रहा है इसमें। और यहां पे बोल दिया है कि उसका क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो 10⁻³ एप्सिलॉन नोट है, यानी कह रहा है यहाँ पे कि जो क्यू का मैग्नीट्यूड है भाई, क्यू का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 10⁻³ एप्सिलॉन नोट है, ये बोल रहा है। ठीक है, इतना बोल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एप्सिलॉन नोट बोला हुआ परमिटिविटी है, फ्री स्पेस में रखा गया है। अब बोल रहा है कि फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क वुड बी, देखिए एक चीज मैं बता दिया कि ध्यान दीजिएगा,
अगर मान लीजिए इस तरह से पूछा जाता है, अगर मान लीजिए ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, अब यहाँ पे पूछा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो 0 होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लीजिए कि यहाँ पे चार्ज है तो इसके वजह से इस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इधर भी चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक दूसरे को कैंसल आउट, इधर रहेगा, यानी सेंटर पे क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन मैं इसके लिए एक फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना होगा, मैं यहाँ पे फॉर्मूला एक लिख दे रहा हूं बच्चा, ये फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ये ब्रह्मास्त्र है इस टाइप का क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन याद रखेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। फॉर्मूला मैं बता दूं बच्चे, इसमें फॉर्मूला अगर मैं बता दूं तो ये फॉर्मूला क्या होगा याद रखेंगे। अगर जब भी निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलर आर्क के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो जाएगा, आप यहां पे लिख सकते हैं 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2, इस तरह से, ठीक है, 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई 2, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आप चाहते हो कि सर एक और कोई फॉर्मूला बता दो, और कोई फॉर्मूला बता दो, और कैसे निकाल सकते हो, तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाना चाहते हो भाई, यही लिखो ना, ये आराम से बन जाएगा। या फिर एक और फॉर्मूला लिख लो, अगर तुम लोग को मन है एक और फॉर्मूला लिख लो चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2q बाई, यहां पे ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर इंटू यहां पे एंगल, जो भी एंगल रहेगा वो फॉर्मूला लगा लो, इंटू साइन थीटा बाई 2, ये वाला एंगल वाला हो गया। ये एंगल हमेशा क्या होगा, इन रेडियन में यूज करना बच्चा, इन रेडियन में यूज करना हमेशा, याद रखेंगे। ये आर क्या है, यहाँ पे रेडियस है। तो चलिए हम इस फॉर्मूला के हिसाब से बना के देखते हैं क्या आने वाला है, ठीक है, इसमें क्या आने वाला है। चलिए इसकी बात हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। यहां पे बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लेमडा बाई कितना बोल रहा है, आर साइन थीटा बाई 2, सिंपल है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे देखेंगे, लेमडा, लेमडा का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज बाई लेंथ, लेंथ दिया हुआ है, इसका मतलब चार्ज कितना हो जाएगा भाई साहब, चार्ज का वैल्यू हो जाएगा लेमडा इंटू एल। तो आप ये बताइएगा, ये हो गया लेमडा इंटू एल हो गया, लेकिन यहां पे लेमडा निकालना है तो लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई एल लिख सकते हैं। लेकिन टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज आपके पास कितना है, तो टोटल चार्ज जो है ना, वो टोटल चार्ज है आपके पास 2q है, तो 2q बाई एल हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2q बाई एल हो जाएगा लेमडा का वैल्यू। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू के यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2q बाई आर। अब बात यहां पे है कि भाई साहब इसका रेडियस नहीं पता, रेडियस हम कैसे निकालेंगे, तो देखो बच्चा यहां पे ये सेमी सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर हम टोटल कंप्लीट के लिए लेंथ निकालेंगे तो 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कुलर के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर होगा। और पाई आर कितना लेंथ है, यहां से यहां तक एल है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं क्या कि पाई आर इक्वल टू एल लिख सकते हैं। तो आर का वैल्यू कितना होने वाला है, एल बाई पाई होने वाला है, ठीक है, तो एल बाई पाई होने वाला है। तो आर के स्थान पे लिखेंगे बच्चा यहां पे एल बाई पाई लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, और ये पहले से लेमडा इक्वल टू 2, और यहां पे भी एक एल हो जाएगा क्योंकि लेमडा का वैल्यू लिख दिया हम लोग 2q बाई एल, और यहाँ पे साइन थीटा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि ये एंगल कितना बन रहा है भाई, ये एंगल यहां से यहां कैसे बन रहा है, ठीक है, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब देखिए आपको पता है 2 खत्म, 2 खत्म, 4 खत्म, यहां से पाई खत्म, ये पाई खत्म, ठीक है। और एक चार्ज का वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा था, एक चार्ज का वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा था उसके बारे में बात कर रहा हूं यहां पे, तो हो जाएगा q बाई
एप्सिलॉन नॉट इनटू एल, इतना आएगा। तो आप ध्यान दीजिए क्यू का वैल्यू कितना होता है, क्यू का वैल्यू कितना होता है उसमें दिया हुआ है, क्यू का वैल्यू इसमें दिया हुआ है 10 के पावर 3 एप्सिलॉन नोट। तो मैं ये वैल्यू लगा दूं क्या, 10 के पावर 3 है ना, 10 के पावर 3 एप्सिलॉन नोट, 10 के पावर 3 एप्सिलॉन नोट बाय एप्सिलॉन नोट इनटू एल। अब एल लेंथ क्या, एल का स्क्वायर हो जाएगा, ये एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर यानी आप समझिएगा 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। तो 20 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलते हैं बच्चा, और इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा एप्सिलॉन नोट कैंसल आउट हो गया, यानी 10 के पावर 3 अगर इसको मैं कट कर दूं तो आपको यहां पे निकल के आने वाला है बच्चे, ध्यान देंगे क्या निकल के आने वाला है, यानी 2 इंटू 10 के पावर -2 निकल के आने वाला है, ये निकल के आने वाला है ना, इस तरह से निकल के आने वाला है। अब आप क्या काम करोगे कि 10 के पावर 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चल गया ना, कितना हो जाएगा 10 के पावर 2 बाई हो जाएगा यहाँ पे 5, 1 मिनट 2, इस तरह से, तो यहाँ पे हो गया 1/2। तो अब आप क्या काम करोगे कि आप इसका आगे सोल्यूशन कर सकते हो, ठीक है, अब आगे इसका सोल्यूशन कर सकते हो। अब लेकिन बात यहां पे आएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा कौन सा साइड आएगा। तो सिंपल एक चीज मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे आई और जे दिया हुआ है, तो देख बच्चा अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आना है, ये पूरा आर्क की वजह से ऐसे आएगा, इधर वाला की वजह से इस साइड में मान लीजिए क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं सारे को जोड़ूंगा तो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा। तो आप याद रखेंगे कि ये हमेशा जे कैप में होगा, और कौन सा, माइनस जे कैप, अगर माइनस में दिया रहेगा माइनस जे कैप, ऐसे जे तो जे कैप, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा चीज को समझना होगा। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, अ क्यूब ऑफ साइड 0.1 मीटर, यानी जीरो, ये साइड भी है ना वो 0.1 है, और यहां से यहां तक भी 0.1 दिया हुआ है, यानी आप देख रहे हो कि ओरिजिन से इस सरफेस का डिस्टेंस जो हो जाएगा ना वो 0.2 मीटर होने वाला है, ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस। और इसमें बोल रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल दिया हुआ है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है। और आपको मैं बता दूं कि अगर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेरिएबल नहीं दिया होता, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी 3D सरफेस में इनकमिंग और आउटगोइंग हो रही है तो उसमें नेट फ्लक्स 0 होता है, लेकिन कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तब ऐसा कंडीशन होता है, अन्यथा और कंडीशन में नहीं होगा। अब देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए कि कोई एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है और इस ओरिजिन से इस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, सपोज मान लीजिए कि ये है बच्चा, ये है, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से आ रही है, और ये बोल रहा है कि ओरिजिन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रहा है, और ओरिजिन से इस सरफेस का बीच का जो डिस्टेंस है 0.1 है। तो सबसे पहले हमको ये पता करना होगा कि इस सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी इस सरफेस में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना होगा, इंटेंसिटी कितना होगा उसका। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना होगा, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू कितना दिया हुआ है 500 x i कैप, यानी सिर्फ x डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो बताइए इस सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, यानी फर्स्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड S1 फर्स्ट सरफेस के लिए कितना हो जाएगा, यानी 500 इंटू 0.1, तो यहां पे आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50 न्यूटन पर कूलम होगा फर्स्ट सरफेस के लिए। तो फर्स्ट सरफेस के लिए अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा तो फॉर्मूला होता है EA cos थीटा होता है। आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूं तो इस सरफेस का अगर एरिया देखूंगा तो एरिया भी इसी साइड में है, एरिया भी क्या है बच्चा, इसी साइड में है, और जब एरिया इस साइड में है, जब एरिया इस साइड में है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की ओर, दोनों के बीच का एंगल कितना 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में ये फ्लक्स जो 1 होगा वो माइनस ये हो जाएगा। अब बताइएगा ये सरफेस कैसा दिख रहा है भाई, ये सरफेस दिख रहा है जो ना, ये सरफेस जो दिख रहा है ना वो स्क्वायर है, क्योंकि क्यूब का एक सरफेस स्क्वायर होता है। तो इस सरफेस से एंटर कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते बच्चा यहाँ पे कि -50 इंटू स्क्वायर का सरफेस का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, तो साइड है 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा बच्चा कि -50 इंटू 0.01, यानी यहां पे निकल के आ रहा है, यहां पे निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे 0.5, ये फ्लक्स निकल के आ रहा है 0.5। फ्लक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि हम सरफेस सेकंड में चलते हैं, ये सरफेस, क्योंकि देखिए अगर इधर से इंटर किया तो इस सरफेस से निकलेगा, तो अब हम ये देखेंगे कि इस सरफेस में कितने फ्लक्स है, क्योंकि नेट फ्लक्स निकालना आपको। तो सेकंड सरफेस के लिए, सरफेस S2 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरिएबल है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हुआ, अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, डिस्टेंस पे वेरी कर रहा है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। तो हम लिख सकते हैं 50 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ था 0.2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.2, तो यहां पे हो जाएगा बाबू 100 न्यूटन पर कूलम, यानी सेकंड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, ठीक है। तो सेकंड सरफेस के लिए अगर मैं फ्लक्स निकालता हूं सेकंड सरफेस के लिए, दो सेकंड सरफेस के लिए कितना फ्लक्स निकलेगा, यानी EA cos थीटा। अब समझिएगा अगर इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया और इधर से निकल रहा है, इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड गया और इधर से अगर निकल रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन सेम होगा, तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यानी हम लिख सकते हैं EA, ये पॉजिटिव फ्लक्स होगा। अब ध्यान दीजिएगा E, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 100 इंटू एरिया कितना दिया हुआ वही होगा 0.1 का स्क्वायर, यानी आपके पास आ जाएगा 1, यानी फ्लक्स 2 का वैल्यू हो गया 1। तो हम लोग फ्लक्स नेट देखेंगे, तो फ्लक्स नेट हो जाएगा फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2, दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है, तो स्केलर को एक स्केलर तरह जोड़ेंगे, फ्लक्स आपके पास स्केलर होता है, तो यहां पर लोग को लिख सकते हैं -0.5 प्लस 1, यानी नेट फ्लक्स आ गया 0.5, इस तरह से फ्लक्स आ गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई साहब द चार्ज विद इन द क्यूब, यानी क्यूब के अंदर फिर चार्ज कितना हो जाएगा, मतलब उसके तरफ चार्ज कितना जाएगा। तो एक चीज याद रखिए, अगर चार्ज आपसे पूछता है तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता बच्चा यहां पे कि नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो भाई यही तो चार्ज निकालना है, यही तो चार्ज आपको निकालना है, तो क्यू इनसाइड क्या होने वाला है, क्यू इनसाइड होने वाला है फ्लक्स, नेट फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स कितना दिया हुआ है 0.5 है, एप्सिलॉन नॉट कितना दिया हुआ है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट वैल्यू का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12, और इसको आप कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका ये आंसर आ गया। समझ रहे हैं, तो ये इस तरह से आपको बेहतर तरीके से बताया जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। ये होता है ना कि हाँ सर खाली सिर्फ क्वेश्चंस बताएंगे तो बस, नहीं बच्चा, उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि ये किस तरह से हुआ है, ठीक है। तो आप इस चीज को एकदम बेहतर तरीके से ध्यान रखेंगे और चीजें बेस्ट करते हुए चलेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं ये आप ही का जीत होगा और किसी का जीत नहीं होगा, क्योंकि आप जिस तरह से चलोगे ना उसी तरह से आपकी जीत भी आपके साथ चलेगी। तो चलिए आज का क्लास इतना ही पे हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएंगे और इसी चैप्टर के रहेंगे, और बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट प्रैक्टिस सेट रहेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।